श्रोताओं का इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारतीय कालगणना की काफी दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं और हमारा फोकस है तिथि पर। ये हमारी भारतीय कालगणना वाली श्रृंखला का तीसरा भाग है। आज की हमारी चर्चा का आधार है श्री नरेंद्र गोरसागर जी की दी हुई जानकारी। हम मिलकर समझेंगे कि आखिर ये तिथि है क्या, कैसे काम करती है, और जो हम रोज कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना, ग्रिगोरियन वाला, उससे ये इतनी अलग क्यों है, कैसे है। कभी कभी मैं सोचती हूँ ये कितना फैसिनेटिंग है कि टाइम को सिर्फ घड़ी से नहीं बल्कि सीधे आसमान में चांद को देखकर भी मापा जा सकता है। पर ये असल में होता कैसे होगा? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं नेचुरल तरीका है टाइम को देखने का। तिथि असल में जो हमारा इंडियन लूनर कैलेंडर है, पंचांग, उसकी बिल्कुल बेसिक यूनिट है। जैसे दिल की धड़कन। भारत में आप देखिए, ज्यादातर जो हमारे कल्चरल रिलीजियस त्योहार हैं, व्रत हैं, यहाँ तक कि शुभ काम के लिए मुहूर्त निकालना हो, सब कुछ तिथियों पर ही बेस्ड है। ये टाइम को देखने का एक अलग नजरिया है, खगोलीय, साइक्लिकल, जो वेस्टर्न कैलेंडर के लीनियर तरीके से काफी हटकर है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि ये तिथि आखिर है क्या चीज। हाँ, देखिए, इसकी जो कोर डेफिनेशन है वो एस्ट्रोनॉमिकल है और मैथमेटिकल भी। तिथि वो टाइम पीरियड है जिसमें चंद्रमा सूरज के रिलेटिव, मतलब उसके मुकाबले में, ठीक 12 डिग्री आगे बढ़ जाता है। होता क्या है कि आसमान में सूरज और चांद दोनों हमें पूरब की तरफ चलते दिखते हैं, पर उनकी स्पीड अलग अलग है। चांद काफी तेज है, रोज लगभग 13 डिग्री आगे बढ़ता है औसतन, और सूरज उसी डायरेक्शन में रोज सिर्फ 1 डिग्री के करीब आगे बढ़ता है। अच्छा, तो मतलब चांद रोजाना रेस में सूरज से करीब 12 डिग्री आगे निकल जाता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रोज वो सूरज के मुकाबले लगभग 12 डिग्री का एंगल कवर कर लेता है ज्यादा। तो बस इसी 12 डिग्री के फासले को तय करने में चांद को जितना टाइम लगता है ना, उसी टाइम को एक तिथि कहते हैं। और एक पूरे लूनर महीने में, मतलब एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक कह लें, या पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, ऐसी टोटल 30 तिथियां होती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये सीधे सीधे मून फेजेस से जुड़ा है, जो हम देखते हैं रात में, चांद का बढ़ना, घटना, पूरा चांद, नया चांद, ये सब कलाओं पर, फेजेस पर ही बेस्ड है। एक लूनर महीने को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटते हैं, जिन्हें पक्ष कहते हैं। हर पक्ष में 15 तिथियां। पहला है शुक्ल पक्ष, उजाला पखवाड़ा समझ लीजिए। ये अमावस्या के ठीक बाद शुरू होता है। इसमें पहली तिथि प्रतिपदा से लेकर 15वीं तिथि यानी पूर्णिमा तक चांद का जो चमकने वाला हिस्सा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और पूर्णिमा को हमें चांद पूरा गोल दिखता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो धरती के मुकाबले सूरज से ठीक 180 डिग्री अपोजिट होता है, तो सूरज की पूरी लाइट उसके हमारी तरफ वाले फेस पर पड़ती है। और दूसरा पक्ष? पूर्णिमा के बाद शुरू होता है कृष्ण पक्ष, अंधेरा पखवाड़ा। इसमें फिर से प्रतिपदा से शुरू होकर 14वीं तिथि चतुर्दशी तक चांद का चमकता हिस्सा घटता है, और आखिर में आती है 15वीं स्थिति अमावस्या। इस दिन सूरज और चांद आसमान में लगभग एक ही सीध में होते हैं, एंगल 0 डिग्री के पास। अमावस्या का मतलब ही है अमा मतलब साथ और वस मतलब रहना। जब सूरज चांद साथ हों तो चांद का रोशनी वाला हिस्सा सूरज की तरफ होता है, हमारी तरफ अंधेरा, इसलिए वो हमें रात में दिखता नहीं। तो ये 2 पक्ष हो गए, शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां और कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां, तो कुल 30 तिथियों का एक साइकिल। ये साइकिल कितने टाइम में पूरा होता है? जी हाँ, शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां जो पूर्णिमा पर खत्म होती हैं, और कृष्ण पक्ष की 15 जो अमावस्या पर। अमावस्या को कभी कभी 30वीं तिथि भी कह देते हैं, या कृष्ण पक्ष की 15वीं। ये मिलकर एक लूनर मंथ बनाते हैं। और इसका जो एवरेज टाइम है वो करीब 29.5 दिन है। 29.5 डेज। स्रोत में जो एग्जैक्ट फिगर है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड। ये वो टाइम है जिसमें चांद धरती का एक चक्कर लगाकर वापस सूरज के रिलेटिव उसी पोजीशन में आ जाता है। और ऐसे 12 महीनों का एक लूनर ईयर होता है, जो करीब 354.37 दिन का होता है। अच्छा, ये तो सोलर ईयर से छोटा हुआ फिर? हाँ, सोलर ईयर जो लगभग 365.25 दिन का है, उससे करीब 11 दिन छोटा। इसी फर्क को एडजस्ट करने के लिए वो अधिक मास का कॉन्सेप्ट आता है, पर वो एक अलग टॉपिक है। समझ गई। लेकिन यहाँ एक चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है। जैसे हम जो ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं उसमें तो हर डेट पूरे 24 घंटे की होती है।
आधी रात को बदल जाती है। आपने कहा तिथियों की लंबाई फिक्स नहीं होती, वो घटती बढ़ती रहती है। ये कैसे होता है? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फर्क है तिथि सिस्टम और ग्रेगोरियन कैलेंडर में। तिथियों का ड्यूरेशन फिक्स 24 घंटे नहीं होता, ये बदलता रहता है। और इसका मेन कारण है चांद का वो ऑर्बिट जिसमें वो धरती के चारों तरफ घूमता है। वो ऑर्बिट परफेक्ट सर्कल नहीं है, थोड़ा अंडाकार है, एलिप्टिकल। अच्छा, अंडाकार, एलिप्टिकल। हम्म। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे ये होता है कि जब चांद घूमते हुए धरती के सबसे पास आता है, उस पॉइंट को पेरिजी कहते हैं, तो ग्रेविटी के असर से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तेज चलने लगता है। अब क्योंकि वो तेज चल रहा है तो उसे सूरज से 12 डिग्री आगे निकलने में कम टाइम लगता है। नतीजा, उस दौरान जो तिथियां पड़ती हैं वो छोटी हो जाती हैं, उनका ड्यूरेशन कम हो जाता है। ओ। और इसका उल्टा भी होता है। जब चांद घूमते हुए धरती से सबसे दूर होता है, जिसे एपोजी कहते हैं, तब उसकी स्पीड धीमी हो जाती है और धीमी स्पीड से उसे वही 12 डिग्री का फासला तय करने में ज्यादा टाइम लगता है। इस वजह से उस टाइम पड़ने वाली तिथियां लंबी हो जाती हैं। स्रोत के हिसाब से एक तिथि कम से कम लगभग 19 घंटे की और ज्यादा से ज्यादा लगभग 27 घंटे तक की हो सकती है। अरे वाह, 19 से 27 घंटे, मतलब लगभग 8 घंटे का फर्क आ सकता है एक तिथि के ड्यूरेशन में। जी हाँ, इतना बड़ा वेरिएशन। तो क्या इसका मतलब ये है कि पुराने जमाने में लोगों को कभी दिन छोटा और कभी बड़ा लगता होगा सिर्फ तिथि के कारण? महसूस होने से ज्यादा ये कैलकुलेशन की बात है। दिन रात का एहसास तो सूरज उगने डूबने से ही होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर दिखाता है कि उनके लिए टाइम एक जैसी स्पीड से नहीं चलता था, वो कॉस्मिक रिदम के साथ घटता बढ़ता था। और दूसरा बड़ा फर्क यह है कि ग्रेगोरियन डेट रात 12 बजे बदलती है, फिक्स, जबकि तिथि दिन में या रात में कभी भी शुरू और खत्म हो सकती है, ठीक उस मोमेंट पर जब चांद और सूरज के बीच का एंगल 12 डिग्री का अगला मल्टीपल क्रॉस करता है। और साथ ही ट्रेडिशनल इंडियन पंचांग में दिन की शुरुआत अक्सर आधी रात से नहीं बल्कि सनराइज से मानते हैं। ये तो सच में टाइम को बिल्कुल अलग तरह से देखना हुआ। एक फ्लो जो कभी तेज है, कभी धीमा। अब सवाल ये है कि क्या हम किसी खास दिन की या टाइम की तिथि पता लगा सकते हैं? स्रोत में 20 सितंबर 2025 का एक उदाहरण है। क्या हम समझ सकते हैं कि उस दिन की तिथि कैसे निकली होगी, बिना ज्यादा टेक्निकल हुए? हाँ बिल्कुल, इसका प्रिंसिपल समझना इंटरेस्टिंग है। तिथि निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है चांद का लॉन्गिट्यूड माइनस सूरज का लॉन्गिट्यूड, और जो डिफरेंस आए उसे 12 से डिवाइड कर दो। इस लॉन्गिट्यूड को एस्ट्रोनॉमी में भोगांश कहते हैं। आसान शब्दों में ये आसमान में किसी ग्रह की या सूरज या चांद की एग्जैक्ट पोजीशन बताता है डिग्री में, जोडियाक के हिसाब से। ठीक है, तो भोगांश एक तरह से उनका सेलेस्टियल एड्रेस हो गया डिग्री में। बिल्कुल। तो प्रोसेस ये है, पंचांग से, जो डिटेल्ड एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस पर बेस्ड होता है। किसी खास दिन और टाइम पर, जैसे उदाहरण में 20 सितंबर 2025 सुबह 5:30 बजे, सूरज और चांद दोनों के भोगांश यानी उनकी डिग्री वाली पोजीशन पता करते हैं। फिर चांद के भोगांश में से सूरज का भोगांश घटाकर उनका एंगुलर डिफरेंस निकालते हैं। स्रोत के उदाहरण में यह डिफरेंस करीब 338 डिग्री आया। अब क्योंकि एक तिथि 12 डिग्री के बराबर होती है, तो हम इस डिफरेंस 338 को 12 से डिवाइड करते हैं। रिजल्ट आता है 28.16। पॉइंट के बाद वाला हिस्सा बताता है कि 28 तिथियां पूरी हो चुकी हैं और 29वीं तिथि चल रही हैं। लेकिन रुकिए, तिथियां तो 1 से 15 तक ही होती है ना हर पक्ष में, 29वीं तिथि कैसे? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ एक नियम लगता है। अगर कैलकुलेशन का रिजल्ट 15 से ज्यादा आता है तो इसका मतलब है कि ये कृष्ण पक्ष की तिथि है, मतलब चांद पूर्णिमा के बाद 180 डिग्री से ज्यादा आगे निकल चुका है। तो कृष्ण पक्ष की वो कौन सी तिथि है, ये जानने के लिए हम रिजल्ट यानी 29 में से 15 घटा देते हैं। 29 माइनस 15 इक्वल्स टू 14। इसका मतलब हुआ कि उस खास टाइम पर 20 सितंबर 2025 सुबह 5:30 बजे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 14वीं तिथि चल रही थी। अच्छा, तो ऐसे पता चलता है। पर ये कैलकुलेशन तो काफी कॉम्प्लेक्स लगती है, खासकर वो भोगांश वगैरह पता करना। क्या ये आम लोगों के लिए पॉसिबल था, या ये सिर्फ पंडितों और ज्योतिषियों का काम था? देखिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना, भोगांश निकालना, पंचांग बनाना, ये तो यकीनन एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस का काम था। आज कंप्यूटर की मदद से और आसानी से होता है, लेकिन आम लोग भी इस सिस्टम से जुड़े थे। वो पब्लिश्ड पंचांग यूज करते थे, जिनमें रोज की तिथि, नक्षत्र, योग, करण सब दिया होता था। उन्हें कैलकुलेशन की बारीकी में जाने की जरूरत नहीं थी। वो बस जानते थे कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा पक्ष है, उसका क्या महत्व है। ये उनके लाइफ का हिस्सा था। समझ गई। अब मैंने बातों में या पंचांग में
उदित तिथि, क्षय तिथि, वृद्धि तिथि जैसे शब्द भी सुने हैं। ये क्या है? क्या ये तिथियों के अलग टाइप है? हाँ, ये टाइप से ज़्यादा आप कह सकती हैं कि उनकी स्पेशल कंडीशंस हैं, जो उनकी बदलती लंबाई और सूरज उगने के साथ उनके रिलेशन की वजह से पैदा होती हैं। सबसे कॉमन है उदित तिथि। जो तिथि सनराइज के टाइम चल रही होती है, उसे ही उस पूरे दिन की मेन तिथि, उदित तिथि मानते हैं। हमारे कैलेंडर्स में, डायरी में, त्योहारों की घोषणा में ज़्यादातर यही लिखी होती है। अच्छा, इसका यूज़ ज्योतिष में होता है, जन्म कुंडली बनाने के लिए, ठीक। या किसी खास मुहूर्त के लिए? जैसे पूजा शुरू होने के टाइम की तिथि। हम्म। और क्षय और वृद्धि, हाँ। क्षय और वृद्धि तिथि की घटती बढ़ती लंबाई का नतीजा है। हम्म। क्षय तिथि, क्षय मतलब गायब हो जाना, लोप हो जाना। कभी कभी कोई तिथि इतनी छोटी होती है, मान लीजिए 19-20 घंटे की, कि वो एक सनराइज के बाद शुरू होती है और अगले सनराइज से पहले ही खत्म हो जाती है। मतलब वो किसी भी दिन सनराइज को टच नहीं कर पाती। ऐसी तिथि को क्षय तिथि या लुप्त हुई तिथि कहते हैं। पंचांग में उस दिन 2 तिथियां एक साथ लिखी हो सकती हैं या एक को स्किप कर देते हैं। ओह, मतलब वो दिन में आई और चली गई बिना किसी सनराइज को देखे। बिल्कुल। और वृद्धि तिथि इसका उल्टा है। वृद्धि मतलब बढ़ जाना। कभी कभी कोई तिथि इतनी लंबी होती है, मान लीजिए 26-27 घंटे की, कि वो एक सनराइज पर चल रही होती है, पूरे दिन रहती है, और अगले सनराइज पर भी वही तिथि चल रही होती है। यानी वो 2 सनराइज देख लेती है। ऐसी तिथि को वृद्धि तिथि कहते हैं। तो अगर कोई तिथि क्षय हो जाए, मतलब सनराइज को छुए बिना निकल जाए, तो क्या उस दिन को अशुभ मानते थे या उसका कोई महत्व कम हो जाता था? हाँ, अशुभ कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये मेनली एक पंचांग का एडजस्टमेंट है। लेकिन हाँ, कुछ धार्मिक कामों में या त्योहारों के निर्धारण में क्षय तिथि का ध्यान रखते हैं। कुछ ट्रेडिशंस में क्षय तिथि पर पड़ने वाले पर्व के लिए खास नियम हो सकते हैं। ये इस आइडिया से जुड़ता है कि टाइम की हर यूनिट की अपनी एक क्वालिटी, एक एनर्जी होती है। अच्छा। और यहीं पर तिथियों का एक और क्लासिफिकेशन दिया है, वो काम आता है। तिथियों को सिर्फ उनके नंबर, पहली, दूसरी से ही नहीं, बल्कि उनके नेचर के हिसाब से भी बांटा गया है। जैसे नंदा, खुशी देने वाली; भद्रा, कल्याणकारी, पर कुछ कामों में अवॉइड करते हैं; जया, जीत दिलाने वाली; रिक्ता, खाली, कुछ कामों के लिए अशुभ; और पूर्णा, पूरी, शुभ। ये 5 ग्रुप हैं जिनमें 30 तिथियों को बांटा है। हर ग्रुप की तिथियों का एक स्वामी देवता और एक खास संज्ञा, मतलब गुण या नेचर माना जाता है। ये दिखाता है कि तिथि सिर्फ टाइम का माप नहीं थी, बल्कि टाइम की क्वालिटी का इंडिकेटर भी थी। ये सब जानने के बाद अगर कोई हमारी संस्कृति, त्योहार या शायद ज्योतिष को समझने की कोशिश कर रहा हो, तो उसके लिए इसका क्या टेक अवे है? प्रैक्टिकली ये नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका महत्व कई लेवल पर है। सबसे पहले तो जैसा हमने कहा, इंडिया के लगभग सभी ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और व्रत तिथियों के हिसाब से ही होते हैं। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या को, होली फाल्गुन पूर्णिमा को, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को। ग्रिगोरियन डेट हर साल बदलती है, पर तिथि वही रहती है। तो इंडियन कल्चर के फैब्रिक को समझने के लिए तिथियों की समझ जरूरी है। सही बात है। दूसरा, मुहूर्त शास्त्र, मतलब किसी भी शुभ काम के लिए, शादी, गृह प्रवेश, नया बिजनेस, सही टाइम चुनना। ये पूरी तरह से पंचांग के 5 अंगों पर बेस्ड है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। इनमें तिथि एक मेन कंपोनेंट है। सही तिथि चुनना काम की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इसमें वो नंदा, भद्रा जैसी तिथियों का नेचर भी देखा जाता है। और शायद सबसे गहरा महत्व फिलोसॉफिकल है। तिथि सिस्टम हमें टाइम के एक अलग कॉन्सेप्ट से मिलाता है। ये घड़ी की सुई की तरह एक बराबर स्पीड से चलने वाला या कैलेंडर के पन्नों की तरह कटने वाला लीनियर टाइम नहीं है। ये साइक्लिकल है, नेचर की रिदम से जुड़ा है, आसमान में चांद की बदलती कलाओं से डायरेक्ट जुड़ा है, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। ये यूनिवर्स की रिदम को हमारी डेली लाइफ से जुड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़े कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं। वाकई ये पूरी चर्चा बहुत ज्ञान बढ़ाने वाली रही है। हमने तिथि की बेसिक परिभाषा, सूरज और चांद के बीच का वो 12 डिग्री का एंगल से शुरू किया, फिर शुक्ल और कृष्ण पक्ष का साइकिल समझा, तिथियों का ड्यूरेशन क्यों बदलता है उसका कारण जाना, चांद का वो इलिप्टिकल ऑर्बिट, और ये भी देखा कि कैलकुलेशन कैसे होती है। कॉम्प्लेक्स है पर प्रिंसिपल समझ आया। और वो क्षय और वृद्धि जैसी स्पेशल कंडीशंस और नंदा भद्रा जैसे क्लासिफिकेशन, ये तो टाइम को एक पर्सनैलिटी ही दे देते हैं।
ये सचमुच टाइम को मार्क करने और एक्सपीरियंस करने का एक बहुत ही यूनिक और लाइव तरीका है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी एब्स्ट्रैक्ट नियम पर नहीं, बल्कि उन चीज़ों पर बेस्ड है जिन्हें आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो खगोलीय घटनाएं हो रही हैं। ये नेचर और यूनिवर्स के साथ एक लगातार डायलॉग जैसा है, जो हमें याद दिलाता है कि टाइम सिर्फ बीतता नहीं है, बल्कि वो जीता भी है, अपनी लय और अपने कैरेक्टर के साथ। स्रोत में तिथियों के वो क्लासिफिकेशन थे, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। और ये भी कि हर ग्रुप एक देवता से जुड़ा है और उसकी एक खास संज्ञा या नेचर है। तो यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हर तिथि से जुड़े इन गुणों, स्वामियों और स्वभावों को स्टडी करना, ये क्या बता सकता है कि प्राचीन भारतीय समय के फ्लो को, उसके अलग अलग हिस्सों को सिर्फ मापते नहीं थे, बल्कि शायद महसूस भी करते थे। क्या उनके लिए टाइम का अपना एक कैरेक्टर था, एक एनर्जी थी, जो रोज की जिंदगी और फैसलों पर असर डालती थी? इस पर सोचा जा सकता है।